तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी लेक्चर नंबर 10 एमीन चैप्टर का। और जो है हमने अभी तक 9 लेक्चर जो है कंप्लीट कर दिए हैं। और दो लगभग नामकरण हमने पूरा पढ़ लिया था, और साथ साथ हमने दो रिएक्शन भी जो है अभी तक देख ली हैं। और अब हम आगे इस चैप्टर को पढ़ेंगे, और साथ साथ मैंने आपको जैसे बताया था इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, तो आशा है कि आपने जो है मेरे जो मैंने आपको बताया था उस हिसाब से आप इस चैप्टर को पढ़ रहे होगे। और तो बस कुछ नहीं है, आपको मेरे साथ बना रहना है। कंटिन्यूअसली आपको पढ़ना है, रिवीजन आपको साथ साथ करते रहना है। और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इस चैप्टर को पढ़ने में, ये गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। और साथ में एक भी क्वेश्चन आपको जो है ऐसा नहीं छोड़ना है एक्सरसाइज का जो रह जाए। सारे क्वेश्चन आप कर दोगे मेरे पढ़ाने के बाद, और एग्जाम में भी आप इस चैप्टर से तो कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, ये मेरी गारंटी है, अगर आपने मेरे हिसाब से पढ़ा तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, पिछले लेक्चर में जो है हमने एल्किल हैलाइड और जो है एमोनी अपघटन देखा था। एल्किल हैलाइड का एमोनी अपघटन। तो आज हम क्या है जो है हैलाइड का अमोनी अपघटन जो है वो कंप्लीट करेंगे। और साथ में उदाहरण 9.1 भी जो है इसको भी हम देखेंगे। तो आशा है कि आप जो है एल्किल हैलाइड का अमोनी अपघटन पढ़ कर आए होंगे। और उदाहरण 9.1 एक बार आप जो है हल कर आए होंगे। खुद से नहीं आया है कोई समस्या बात नहीं है, बस आपने प्रयास किया होगा उसको हल करने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस अभिक्रिया में जो है ये इसकी बात हो रही है, जो है एल्किल हैलाइड का एमोनी अपघटन, इसकी इसकी रिएक्शन ही चल रही है अभी। तो इस अभिक्रिया में हैलाइड की जो एम्यूनो से अभिक्रियाशीलता का क्रम आर आई, मतलब ये क्या है, ये आर जो है हमारा एक कार्बन का समूह है, और जो आई है ये जो है हमारा हेलोजन है। यहाँ पर भी आर एक जो है कार्बन का समूह है, और ब्रोमीन जो है एक अपना जो हेलोजन है। यहाँ पर भी सेम। तो अब क्या होता है कि जो जो अभिक्रियाशीलता का क्रम होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, और ये आपको याद रखना है। और ये सेम क्रम आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग बहुत जगह देख लिया होगा। और ये क्रम क्यों होता है ये भी मुझे लगता है आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी आप पहले पढ़ चुके होंगे, शायद एल्किल या एल्डिहाइड में, उसके बाद भी आप इसको पढ़ चुके होंगे। तो तो ये क्रम जो होता है वो आर आई का ज्यादा होता है आरबीआर से, और फिर आरबीआर का ज्यादा होता है आरसीएल से। तो अमोनियम जो लवण से मुक्त एमीन प्रबल क्षार द्वारा अभिक्रिया से प्राप्त की जा सकती है। अब ये देखिए, ये जो है पूरी रिएक्शन है। ये वो वाली रिएक्शन नहीं है जो पहले हम देख चुके हैं, कुछ अलग रिएक्शन है, लेकिन काम सेम ही तरह हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, हमने एच जो मतलब ए पहले जो हमने रिएक्शन देखी थी वो इसको बनाने की देखी थी, ठीक है। अब हम इसकी रिएक्शन बेस के साथ करा रहे हैं NaOH। तो हम देख रहे हैं कि उसके साथ क्या बनता है। अब देखिए, जब हमने NaOH के साथ इसकी रिएक्शन कराई, तो यहाँ से जो 3 हाइड्रोजन है, इसके 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके तुरंत बना लेंगे पानी, यानी कि H2O। तो ये बन गया H2O। उसके बाद ये हेलोजन और ये Na, ये मिलके बना लेंगे सोडियम हैलाइड, ठीक है, NaX। अब क्या बचा, अब बचा RnH2, तो वो अलग हो जाएगा, मतलब पानी निकल जाएगा, NaX बन जाएगा, वो RnH2 बन जाएगा। तो ये NaX जो है, इस जो है आयोडाइड के साथ सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता दिखाता है, फिर आरबीआर में, फिर आरसीएल में। इसीलिए जो है ये जो है अभिक्रियाशीलता इस रिएक्शन में आर आई की ज्यादा होती है, फिर आरबीआर की, फिर आरसीएल की। क्योंकि मैं कैमरा से कर लूँ। हाँ। तो एमोनी उपघटन में यह असुविधा है कि इससे प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अमीन तथा चतुष्ट अमोनियम लवण का मिश्रण प्राप्त होता है। यद्यपि जो है अमोनिया जो है अधिक में लेने पर प्राप्त मुख्य उत्पाद प्राथमिक अमीन हो सकता है। तो आप ये समझ लीजिए जब इसमें असुविधा सबसे बड़ी क्या है, इसमें असुविधा ये है कि जब भी आप एमोनी अपघटन करते हो तो आपको प्राथमिक,
द्वितीयक और तृतीयक, और साथ में चतुष्क, जो चतुष्क ये वाला, आई मीन ये नहीं, और दूसरा वाला। तो ये समझ के चलिए आप कि जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, जो है अपना चतुष्क, जितने भी अमोनियम के लवण होते हैं उन सबका आपको मिश्रण मिलता है। मतलब अगर आपसे बोल दिया जाए कि उस मिश्रण में से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अलग करो, तो आपको करना पड़ेगा। मतलब अगर मैंने आपसे बोला कि ऐसे समझिए कि मैंने आपसे बोला कि मुझे द्वितीयक अमीन बना के दो, तो आप इस जो है मेरे हिसाब से इसका जो है प्रक्रिया को, अभिक्रिया को नहीं करेंगे, यूज इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको इसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क अमोनियम लवण का मिश्रण मिलने वाला है। पर आप उसमें से छांटेंगे कि द्वितीयक कौन सा है, फिर आप मुझे बताएंगे कि ये द्वितीयक है। तो ये जो है एक बड़ी लंबी अभिक्रिया हो जाती है। इसीलिए जो है इसमें यह सुविधा है कि हमें अगर मान लो बोला जाए कि प्राथमिक या द्वितीयक या केवल तृतीयक अमोनियम लवण चाहिए, तो ऐसा इस रिएक्शन या इस अभिक्रिया से ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये हमको उन सबका मिश्रण देती है। और फिर हमें उस मिश्रण में से छांटना पड़ेगा कि कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है, कौन सा तृतीयक है और कौन सा चतुष्क है। और यद्यपि अमोनिया अधिक में लेने पर जो है मुख्य जो है प्राप्त उत्पाद प्राथमिक अमीन हो सकता है। मतलब जो अमोनिया जो है हमने बहुत ज्यादा ले ली, मतलब कुछ ज्यादा ही उसमें, मतलब अमोनिया अधिक ले ली, तो, अमोनिया अधिक लेने पर जो है हमको प्राथमिक अमीन प्राप्त होता है, वो भी मुख्यतः। तो उसमें ऐसा होता है। लेकिन मान लो प्राथमिक के अलावा आपको द्वितीय या फिर तृतीय या फिर चतुष्क अमोनियम लाने को बोला जाए, तो ये रिएक्शन आपके लिए शायद जो है सही ना हो। आप समझेंगे कि ये एक दो क्वेश्चंस करते हैं, तो फटाफट इन क्वेश्चन को निपटाएंगे, और बस ये उदाहरण के बाद जो है हम अपना आज का लेक्चर खत्म कर देंगे। हम्म। तो उदाहरण 9.1, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब आपको रिएक्शन लिखनी है। तो क्या है कि एथेनो एथोनिक जो है एथेनॉलिक NH3 की C2H5Cl के साथ अभिक्रिया। तो देखिए, 2 मिनट रुकिए। हम्म। तो देखिए, सबसे पहले, रुकिए मैं पेन ले, हाँ पेन तो है हाथ में, ओके। हाँ, तो देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले हमने क्या लिया, सबसे पहले हमने लिया क्लोरो इथेन, और इसका जो है हमने अमोनिया से जो है इसको इसकी अभिक्रिया करें। तो क्या होता है कि हमें पता ही है ये क्या होने क्या वाला है। होने वाला है कि ये H और ACl निकल के बाहर हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल। यहाँ पे क्या बचेगा, C2H5Cl और H हट हो गया, तो बचा NH2। बस यहाँ पे जुड़ जाएगा NH2। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? इसको बोलते हैं, क्या जुड़ा हुआ है इधर, 2 कार्बन की चेन, तो बोलेंगे इथेनमीन। और जब इसको जो है दोबारा अभिक्रिया कराई जाती है किसके साथ, C2H5Cl के साथ, तो भी हमें पता है क्या होना है, क्या होना है, ये H और Cl निकल कर बाहर हो जाएंगे, और C2H5 यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, C2H5 मैं आगे नहीं लिखूंगा। जब ये बन गया तो इसको जब हम जिसको बुलाएंगे क्या, जो है एन एथाइल इथेन अमीन। मतलब इस वाली को जो है, इस वाली चेन को अलग कर लिया, बाकी ये क्या हो गया, एन एथाइल इथेन अमीन। तो बाकी इसका रिएक्शन जब हम एक और ये जो है इथाइल क्लोराइड से कराते हैं, तो फिर आपको पता है कि ये वाला जो H होगा, ये वाला H और ये वाला Cl दोनों जो है HCl बनकर बाहर आ जाएंगे। तो बचेगा क्या, इस H की जगह भी C2H5 लग जाएगा। इसको बुलाते हैं हम NN डाई इथाइल इथेन अमीन। क्योंकि कैसे, क्योंकि ये वाली जो है कार्बन चेन अलग हो जाएगी, और ये जो है दो इथाइल लगे हुए हैं, तो सबसे NN डाई इथाइल
एथिलेमिन इसका नाम होगा। और जब हम इसको दोबारा CH5Cl से जो है कराते हैं रिएक्ट, तो ये देखिए क्या बनता है। फिर जो है अब Cl बाहर तो निकल नहीं सकता, तो ये Cl जुड़ जाता है साथ में। जब ये साथ में जुड़ जाता है तो N पर जो है एक पॉजिटिव निशान आता है, और Cl पर जो है एक नेगेटिव आवेश आ जाता है। इसी को जो है हम चतुष्क अमोनियम लवण बुलाते हैं। ये है जो हमारा, ये अपना तृतीयक अमीन है, और ये जो है हमारा द्वितीयक अमीन है, और ये जो है हमारा प्राथमिक अमीन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क दोनों का मिश्रण मिलने वाला है। तो दोनों का मिश्रण मिलेगा तो आपको इन्हें से छांटना पड़ेगा कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है, कौन सा तृतीयक है। ये सब आपको जो है इस रिएक्शन के अंदर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक मिल रहा है या दूसरा नहीं मिल रहा है, आपको सारे इस रिएक्शन के अंदर मिलने वाले हैं। इसीलिए जो है इस मामले में ये रिएक्शन थोड़ी सी पीछे है, ये हो सकता है आपके लिए मतलब उतनी लाभदायक नहीं है इस मामले में। बाकी ये नहीं तो ये रिएक्शन आपके लिए जो है बहुत सुविधाजनक है। और केवल इसी मामले में जो है असुविधा इस रिएक्शन में आपको देखने को मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का अगला भाग देखते हैं। 2 मिनट रुकिए। हाँ, तो बेंजिल क्लोराइड का अमोनी अपघटन तथा प्राप्त एमीन की 2 मोल CH3Cl से अभिक्रिया। तो चलिए भाई, इसको भी फटाफट निपटा देते हैं। तो हमें क्या लिया यहाँ पे, बेंजिल क्लोराइड ले लिया। आपको कैसे पता बेंजिल क्लोराइड देखिए, आपको दिख रहा है, उस हिसाब से जो है IUPAC ने इसका ऐसा पढ़ेगा, और इसको आप पहले पढ़ चुके होगे, तो मेरे हिसाब से इसको बताने का जरूरत है नहीं। तो बेंजिल क्लोराइड को जब हमने NH3 क्रिएट किया, तो सबको पता है भाई एस जो है ये Cl और ये H, NH3 का एक H मिलकर बाहर बनाएंगे HCl और निकल जाएंगे। जब ये निकल जाएंगे तो क्या यहाँ पे बचेगा NH2, तो NH2 जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा Cl की जगह। Cl की जगह क्या आ जाएगा NH2, तो क्या बनेगा बेंजिल अमीन। तो ये बन गया मान लीजिए बेंजोलामीन। अब भाई कि ये तो अच्छा अच्छा बन गया, लेकिन जो है अब आगे क्या बोला था क्वेश्चन में, 2 मोल CH3Cl से अभिक्रिया कराइए। तो ठीक है भाई, अब 2 मोल जो है CH3L3 भी ले लिया। अब इससे अभिक्रिया कराते हैं। अब देखिए, हम अभी तक इतना देखते आए हैं कि एक हाइड्रोजन होता है, एक HCl बनता है। मतलब यहाँ पे जब अभिक्रिया कराते हैं एल्किल हैलाइड के साथ, तो एल्किल हैलाइड में एक क्लोरीन होता है या एक हेलोजन होता है, तो एक HCl निकलता है। अगर जो है एल्किल हैलाइड में 2 Cl होंगे तो 2 निकलेगा, और अगर एल्किल हैलाइड के 3 Cl होंगे तो 3 निकलेंगे। कहने का मतलब अगर आप 2 मोल के भी ले लोगे ना एल्कलाइड, तो भी 2 Cl तो होगा उसके पास। तो बस कुल मिला के 2 HCl बनने हैं। तो अभी जब आप ये देखिए, जब इसमें 2 Cl है, मतलब 2 HCl बनेंगे, और 2 Cl के लिए हमको 2 Cl अगर हमारे पास है, तो हमें 2H भी चाहिए। तो वो 2H जो है वो ये रहे। तो अगर हमें यहाँ 1 मोल केवल CH3Cl से कराते, तो क्या बनता मेरे बच्चों, तो बनता C6H5CH2 और CH2, और फिर क्या बनता, ये H और HCl बाहर हो जाते, मतलब ये वाला H और HCl बाहर हो जाते, बन जाता NCH3। समझे आप। तो ये बनता अगर जो है 1 मोल CH3 से हम इसका अभिक्रिया कराते, लेकिन चूंकि हमने यहाँ 2 मोल से कराया है, तो दोनों हाइड्रोजन एक बार में निकल जाएंगे। जब ये दोनों हाइड्रोजन एक बार में निकल जाएंगे, तो डायरेक्ट बस ये CH3 जो है आके दोनों CH3 इस एन पर लग जाएंगे, और 2 मोल हमको इसके साथ देखने को मिलेगा HCl। देखने को मिलेगा 2 मोल HCl। क्यों देखने को मिला है 2 मोल HCl, क्योंकि हमने एल्काइल हाइड में 2 मोल लिए थे। और इसका नामकरण क्या हो जाएगा, NN डाई मिथाइल जो है फिनेल फिनेल मीथेन मीथेन अमीन। अच्छा, फिनाइल मीथेन अमीन। तो ये जो है इसका जो है नामकरण हो जाएगा। ये उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है, आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए। बाकी तो नामकरण तो वहां पे भी हो जाएगा।
आंसर में लिखने में तो नामकरण तो देख लेते हैं। अगर आपके पास ये समझ लीजिए इतना आप समझ जाते हैं कि क्या बनने वाला है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। और रिएक्शन आपको कुछ इसी प्रकार लिखनी है जैसे यहाँ लिखी होती है ब्लैक मेरे प्रेजेंटेशन में। ऐसा नहीं हो कि लिखी ऐसी है बट आप लिख के कहीं किसी और तरीके से आते हो। जैसे कि मेरे कहने का अर्थ यह है कि अगर आपसे बोला जाए कि रिएक्शन ये है, तो आप नीचे उसका जो नाम जो है, या तो आईयूपीएसी नाम या फिर सामान्य नाम लिखकर जरूर आइए, क्योंकि इससे आपको ही फायदा मिलेगा। टीचर खुश होता है और शायद आपको नंबर एक्स्ट्रा ही देगा। और लिखना जरूरी भी है मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं है अगर आप नहीं लिखोगे तो काम चल जाएगा। लिखिए यार, जरूरी होती हैं कुछ चीजें जिसकी जो है कुछ प्रोफेसर नंबर काटते हैं, कुछ नहीं काटते हैं। तो रिस्क क्यों ही लेना। तो रिएक्शन को लिखना है तो पूरा लिखना। और बाकी बस यहाँ पे जो है खत्म होता है हमारा लेक्चर। जरा यहाँ पर पेन चला है, मैं बता देता हूँ। हाँ, बस चलिए। तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो आज हमने पढ़ा क्या? आज हमने एल्किल हैलाइड का अमोनी अपघटन पढ़ा। और आज हमने जो उदाहरण 9.1 को देखा। तो उदाहरण 9.1 मुझे आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। इस प्रकार के बहुत से प्रश्न उदाहरण मतलब एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो वो मैं आप पर छोड़ रहा हूँ कि आपको जो है सारे प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि उदाहरण जितने आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही जो है इस चैप्टर में महानता हासिल करते चले जाएंगे। कहने का मतलब है जितने ज्यादा प्रश्न आपने किए होंगे ना, आपसे उतने ही कम प्रश्न छूटने का आपके एग्जाम में आप प्रोबेबिलिटी होगी। कहने का मतलब है कि आप जितनी बार चीजों को रिवाइज करोगे, जैसे मैंने आपसे बोला था कि आपको हर एक रिएक्शन को लिख के देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि उससे आपका रिवीजन होगा। आपको जो रिएक्शन है मुंह पे याद होंगी। उससे आपको एग्जाम में जो है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन लिखते ही कह दोगे दिस जो क्वेश्चन जो है ये मेरे फील्ड की मेरे क्षेत्र का क्वेश्चन है और मैं इसी को कर पाऊंगा। और क्वेश्चन आपको ऐसा क्वेश्चन दिखते ही साथ सबसे पहले आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए रिएक्शन। तो ऐसा होने के लिए आपको क्या हो याद होना चाहिए? आपको इसलिए याद होनी चाहिए सारी रिएक्शंस, वो भी बाय हार्ट, मतलब आपको दिल से सारी रिएक्शन याद होनी चाहिए। और वो जब भी होंगी जब आप सारी रिएक्शन को लिख के देखेंगे। तो ये काम मैं आप पर छोड़ के जा रहा हूँ कि यह काम आपको करना है। मतलब देखो, मेरा काम है आपको पढ़ाना, लेकिन आपका काम क्या है? आपका काम है मुझे 100% रिजल्ट देना। तो कैसे दोगे आप? तो जैसा मैं बता रहा हूँ कि आपको उस तरीके से अगर आपने पढ़ लिया, तो बस ये समझ लीजिए आपका कोई नहीं रोक सकता। क्वेश्चन तो आपका कोई गलत होने वाला नहीं है। तो बस जैसा मैंने बताया था, आपको साइड एक्शन लिख के देखनी है। और कलम क्या पढ़ने वाले? कलम नाइट्राइलो का अपचयन देखेंगे। और जो है एमाइडो का अपचयन देखेंगे। तो बस जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जब बता दिया है कि हम कल क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप इस टॉपिक को कल रीड लगा के जो है मेरे पास वीडियो देखने आओ, मतलब अगला लेक्चर देखो। क्यों? ताकि जो है आपको हर चीज क्लियर रहेगी और डाउट आपके दिमाग में कम आएंगे। और आएंगे तो आएंगे भी, तो फिर वो आप तुरंत वीडियो ही सॉल्व हो जाएंगे। आपको ऐसा नहीं रहेगा कि कोई डाउट वीडियो के बाद रह गया। वीडियो में सारे डाउट आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो बस जो भी है, आप प्लीज मैं आपसे बोलता हूँ कि आज मैंने जितना पढ़ा 3 साड़ी पढ़ लीजिएगा। और कल जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसकी एनसीईआरटी पढ़ के आइएगा। बस आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। और धन्यवाद। बस यहीं तक समाप्त करते हैं आज का लेक्चर। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।